हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंट। ठीक है। और इन्वायरमेंट के जितने भी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और आप सबको पता है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो भी है, कम्पिटेटिव एग्जाम, हर जगह का इन्वायरमेंट का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है। और बहुत सारे जो है कि क्वेश्चन इन्वायरमेंट से ही आते हैं, चाहे कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो। ठीक। और एक कंपलसरी पेपर के तौर पे भी हर किसी को कभी न कभी तो पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि बेसिक इन्वायरमेंट है क्या, और जो है जो कॉलेजों में, स्कूलों में जो इन्वायरमेंट पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला है कब से शुरू हुआ है। ठीक है। और 5 जून को ही हम पर्यावरण क्यों मनाते हैं। ठीक है, पर्यावरण दिवस। तो ये सब सारी चीजें हम आज देखेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप सबको पता है कि इन्वायरमेंट है, और इन्वायरमेंट को हम पर्यावरण बोलते हैं अपनी हिंदी भाषा में। ठीक है। तो अभी ये देख लेते हैं कि जो इन्वायरमेंट शब्द है इसकी उत्पत्ति पहले हुई कहाँ से, कौन से वर्ड से हुई है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जो ओरिजिन है इसका माना जाता है कि यह फ्रेंच के इन्वायरोनर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है टू सराउंडेड। कहाँ से? फ्रेंच के इन्वायरोनर शब्द से निकला है। ठीक है। और वहीं पे एक और भी राइटर हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये जो इन्वायरमेंट शब्द है इंग्लिश के इन्वायरोन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है सराउंडेड। ठीक है। दोनों का अर्थ वैसे होता है सराउंडेड, यानी कि चारों तरफ से घिरा होना। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि फादर ऑफ इन्वायरमेंट कौन है। तो फादर ऑफ इन्वायरमेंट की बात करें तो एवी हम्बोल्ट। ठीक है। एवी हम्बोल्ट वर्ल्ड लेवल पे इन्वायरमेंट के जो है फादर माने जाते हैं। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो रामदेव मिश्रा जी हैं, रामदेव मिश्रा जी एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, इनको जो है इंडियन जो है कि फादर ऑफ इन्वायरमेंट बोला जाता है। और अगर मदर ऑफ इन्वायरमेंट की बात करें तो मदर ऑफ इन्वायरमेंट में रॉचेल कार्सन, और भारत में जो है सुनीता नारायण करके जो है कि ये 2 महिलाएं हैं जो मदर ऑफ इन्वायरमेंट के तौर पे जानी जाती हैं। ठीक है। तो हमने तो ये देख लिया कि इन्वायरमेंट वर्ड का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है, और फादर और मदर ऑफ जो है इन्वायरमेंट के कौन जाने जाते हैं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो इन्वायरमेंट डे है वो कब से शुरू हुआ, और ये किताबों में कब से पढ़ाया जाने लगा बहुत ही सीरियसली। ठीक है। इन्वायरमेंट तो हमेशा से है, लेकिन इसको सीरियस कब लिया गया पहले वो हम देख लेते हैं पहले। ठीक है। तो चलिए देखते हैं 1960। ठीक है। 1960 को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल एरा, यानी कि वो समय जब पूरे विश्व में बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्री लगाई जाने लगी, बहुत मैन्युफैक्चरिंग की जाने लगी। अब आप सबको पता है कि जब इंडस्ट्री लगाई जाती है तो उसमें हर तरह का पॉल्यूशन कहीं न कहीं इंक्रीज होने लगता है, और गैसों में आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज्यादा इन्वायरमेंट में रिलीज कर दी जाती है। तो 1960 में जब इंडस्ट्रियल जो है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा पूरी दुनिया का, तो इतना ज्यादा इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, इतना ज्यादा मिल गई कि टेम्परेचर अचानक से पूरे अर्थ का बढ़ने लगा। ठीक है। और बढ़ने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम देखने में आने लगी, जैसे जो ग्लेशियर्स हैं आर्कटिक और अंटार्कटिक के, वो अचानक से पिघलने लगे, वहां का जो इकोसिस्टम है वो खराब होने लगा। जहां पे सूखा पड़ रहा था वहां बारिश होने लगी, जहां बारिश होना था वहां सूखा पड़ने लगा। और आप देखेंगे जो फसल चक्र है यानी क्रॉप साइकिल है वो भी खराब हो गया। बहुत सारे प्लांट्स जो है वो जो है इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से वो कहीं न कहीं उनके अंदर डिसऑर्डनेस आ गई। वो जो है कि कब फूल लेना है, कब फलना है, ये सब कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग जो है कि बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को होने लगी, जिससे बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो भी गायब होने लगे, मरने लगे, और प्लांट्स भी। कहने का अर्थ ये है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से बहुत सारी समस्याएं होने लगी। तो ये चिंता जो है हर किसी को सताने लगी, और इस वजह से 1967 में यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई, और यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में ये कहा गया कि यदि इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हम इन्वायरमेंट में ऐड करते रहें तो बहुत ही जल्दी जो है जो टेम्परेचर है अर्थ का वो 2 डिग्री सेल्सियस और इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए 24 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर है तो कहीं न कहीं ये 26 हो जाएगा, और जैसे ही अगर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा
तो इन्वायरमेंट में जो अर्थ पे ग्लेशियर हैं, जो बर्फ है, आप सबको पता है कि बर्फ जैसे ही थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर में आती है तो लगती है पिघलने। तो आप देखिए बहुत ही बड़ा विशाल जो है आर्कटिक और अंटार्कटिक जो एरिया है वो बर्फ से लदा हुआ है। तो वो पिघलेगा और पिघलेगा तो जो हमारी अर्थ है वो कहीं ना कहीं डूबने लगेगी, कोस्टल एरिया जो है डूब जाएंगे। तो इस तरह की जो है बहुत जो है कि डरावनी चीजें जो है भविष्य में दिखने लगी। तो इस रिपोर्ट के आते ही सारी दुनिया में जो है कि लोग डरने लगे। तो हुआ क्या, सभी जो है देशों को बुलाया गया, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया की बात थी तो एक से होने वाला था नहीं। तो लगभग 122 देशों को बुलाया गया स्वीडन के स्टॉकहोम में। आप सबको पता है कि ये आपका देश है स्वीडन, और स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। ठीक है, ये है स्वीडन और इसकी राजधानी है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में जो है एक कन्वेंशन की मीटिंग बुलाई गई जिसे स्टॉकहोम कन्वेंशन बोलते हैं, जो कि 1972 में बुलाई गई थी। 1972 में बुलाई गई थी। 122 देशों ने जो है कि यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, यानी 122 देश यहाँ पे आए और सभी ने जो है कि मिल करके एक ही बात कही कि हम जो है अपने इन्वायरमेंट को बचाएंगे। क्योंकि देखिए जीवन वहीं से है, अगर वही खत्म हो जाएगा तो फिर मतलब क्या बनता है डेवलपमेंट का। तो कहीं न कहीं यहाँ पे आए और इन्होंने जो है कुल 26 नियम बनाए, यानी कि 25-26 नियम बनाए कि हम इस तरह से चलेंगे, अब ये काम करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, और कहीं न कहीं इन्वायरमेंट को हम अपने बचाएंगे। और टेम्परेचर जो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने वाला है वो हम बढ़ने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें कही जा रही थी। और ये जो मीटिंग चली थी ये 5 जून से 16 जून तक चली थी। 1972 में 5 जून से 16 जून तक ये मीटिंग चली थी। और इसीलिए जो है यहाँ पे एक संस्था थी यूनेप। इसी मीटिंग में एक संस्था थी यूनेप, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और ये संस्था जो है पूरे वर्ल्ड पे इन्वायरमेंट का ख्याल रखने के लिए बनाई गई है। तो इसी संस्था ने कहा कि हमारी मीटिंग जो है स्टॉकहोम में 5 जून से शुरू हुई थी, तो हम जो है 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे डिक्लेयर कर देते हैं। यानी कि अब पूरे विश्व में 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। तो ये वहीं से शुरू हुआ था 1972 में। और ध्यान रखना ये है कि 1972 में इन्वायरमेंट डे मनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन इसको मनाया कब से जाने लगा, 1974 से। ये चीज ध्यान देना है, 1974 से। ये चीज पूछा जाता है कि जो इन्वायरमेंट डे है कहाँ से शुरू हुआ, तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 से। और मनाया कब से जाने लगा, तो 1974 से। ठीक है, 1972 में घोषणा हुई, 1974 से मनाया जाने लगा। तो इतनी बात समझ में आ गई कि स्टॉकहोम सम्मेलन क्या था, यानी कि स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या था, वहां वो किस चीज से संबंधित है, तो इन्वायरमेंट को बचाने से संबंधित है। ठीक है, अब जब ये नियम बन गया 1972 में, तो इसकी जांच करने के लिए एक मीटिंग और की गई जो सर्बिया के बेलग्रेड में की गई थी। आप सबको पता है कि बाल्कन कंट्री है सर्बिया, और सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। तो अब जो 1972 में नियम कानून बने थे उसको जो है कि जांच करने के लिए कि क्या ये ठीक से लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए जो है बेलग्रेड सम्मेलन किया गया था। और वहां पे जो है कि मीटिंग फिर से बुलाई गई सभी देशों की, और वहां पे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए 4-5 जो है कि और मेन रूल बनाए गए, जिसमें से इन्होंने पहला रूल बनाया कि हम जो है डिक्लेयर आइडेंटिफाई करेंगे कि इन्वायरमेंट प्रॉब्लम क्या है। फिर उसको हम जो है टारगेट सेट करेंगे कि कब तक हम इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, उसके बाद हम जो है कि उसको खत्म करेंगे। ठीक, और फिर यहीं पे कहा गया था कि हम जो है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए लोगों को अवेयर करेंगे, और पूरे वर्ल्ड में जो एजुकेशन पॉलिसी है वहाँ के सिलेबस में हम जो है इन्वायरमेंट पेपर को पढ़ाना कंपलसरी कर देंगे। तो इन्वायरमेंट पेपर को पढ़ाना कंपलसरी कहाँ से किया गया था, तो बेलग्रेड जो है चार्टर, बेलग्रेड में सभी देशों ने मिलकर के नियम बनाया। चार्टर मतलब होता है नियम। तो बेलग्रेड चार्टर कहाँ बना था, तो सर्बिया के बेलग्रेड में बना था। कब बना था, 1975 में बना था। यहाँ मेन संस्थाएं कौन थी, तो यूनेप थी। बेलग्रेड चार्टर में कौन कौन था, तो यूनेप था और यूनेस्को था।
इन्हीं लोगों ने मिल करके बेलग्रेड चार्टर बनाया और कहा कि हम पढ़ने के सिलसिले यहीं से शुरू करते हैं, सभी किताबों में कंपलसरी कर देते हैं जो है इन्वायरमेंट पढ़ना। तो ये तो बेलग्रेड चार्टर हो गया जो 1975 में बेलग्रेड में हुआ था, बना था। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडिया में कंपलसरी पेपर के तौर पे इन्वायरमेंट को कब इंक्लूड किया गया। तो 1991 से, ध्यान रखिएगा, 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गवर्नमेंट को कि भाई आप जो है इन्वायरमेंट को अपने एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड करिए, शामिल करिए, ताकि हर किसी बच्चे को पढ़ाया जाए। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने 1951 में कही थी और लागू कब हुआ, तो स्कूलों में जो है हमारे यहाँ 2003 और 2004 में, ठीक है, 2003 और 2004 में जो है किताबों में, स्कूलों में कहीं न कहीं इन्वायरमेंट कंपलसरी कर दिया गया कि अब हर बच्चे को ये पढ़ना जरूरी है। तो ये हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो हम इन्वायरमेंट आज पढ़ रहे हैं और जिसका जो है जहां से बहुत ज्यादा अभी क्वेश्चन आ रहे हैं और हर पेपर में हर किसी को पढ़ना कंपलसरी कर दिया गया है, तो ये कब से पढ़ाया जाना शुरू हुआ ये सब हमने देख लिया। इन्वायरमेंट डे 5 जून को क्यों ही मनाते हैं वो भी हमने देखा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए वापस आते हैं। हमने देखा इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, फादर और मदर ऑफ इन्वायरमेंट कौन जाने जाते हैं, हमने वो देख लिया। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की डिफिनेशन क्या है। तो इन्वायरमेंट की डिफिनेशन जो है आप सब पढ़ते आ रहे हैं और बहुत ही आसान सी है, डिफिनेशन आप भी बना सकते हैं। इन्वायरमेंट की डिफिनेशन बहुत सारे साइंटिस्टों ने, बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्टों ने दी है। जैसे आप देखेंगे इल्बर्ट ने भी दी थे, ईजे रॉस ने भी दी है, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। और जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो इंडिया का है उसने भी डिफिनेशन दी है, और सबने थोड़ी थोड़ी सी अलग डिफिनेशन दी है, लेकिन मतलब इनका एक ही निकल कर आता है। क्या, तो जो भी हमारे आसपास बायोटिक और अबायोटिक जो कंपोनेंट हैं वो आपसी तालमेल से जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसी को हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। कहने का क्या अर्थ हुआ कि अभी हमने देखा इन्वायरमेंट का अर्थ कि चारों तरफ से घिरा होना। तो घिरा होना चारों तरफ से किससे, या तो बायोटिक यानी जैविक कंपोनेंट से, या अबायोटिक यानी कि अजैविक कंपोनेंट से। जैसे आप जहां बैठे होंगे आपके आसपास इसी दो तरह की चीजें दिखेंगी। एक होगी बायोटिक यानी कि जैविक, जैसे चींटी हो गया, मच्छर हो गया, और भी आपके आसपास जो भी लोग होंगे, और भी बिल्ली चूहा जो भी होगा, जीव जिसमें होगा तो बायोटिक कंपोनेंट होंगे। प्लांट वगैरह होंगे तो बायोटिक कंपोनेंट होंगे, ठीक है। और अबायोटिक में सॉइल होगी, एयर यानी हवा होगी, आपके आसपास मिट्टी और जो है कि ये दीवार होंगी, लकड़ियां होंगी जो भी सूखी हुई, तो ये सब अबायोटिक कंपोनेंट हैं। और इन्हीं दोनों का जो तालमेल है, जो एक दूसरे के बीच में जो इनकी एक्टिविटी है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है, एक दूसरे से जो इनका संबंध है, इन सभी को एक साथ अगर हम मिलाकर देखते हैं अपने आप से, तो हम बोलते हैं कि ये हमारा इन्वायरमेंट है। बात समझ में आ गई? तो ठीक है, यही है इन्वायरमेंट की एग्जैक्ट डिफिनेशन। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो ये बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट हैं हमारे इन्वायरमेंट के, वो आते कहाँ से हैं। तो ये न कुल मिलाकर के 4 मंडल से आते हैं। मंडल यानी स्फीयर, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, स्थल मंडल आपने पढ़ा होगा, वायुमंडल आप पढ़े होंगे, जल मंडल और जैव मंडल। तो यही 4 मंडल हैं जहां से हमारे बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट निकल कर आते हैं। जैसे हमने यहाँ बनाया हुआ है कि जैसे लिथोस्फीयर है जिसको स्थल मंडल बोलते हैं, तो यहाँ से मृदा आएगी जो अबायोटिक कंपोनेंट है। पहाड़, मैदान, मरुस्थल, पठार, ये सब जो भी चीजें हैं ये हमारा अबायोटिक कंपोनेंट है, जो हमारा लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल से आते हैं। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो वायुमंडल की बात करते हैं, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और एटमॉस्फेयर कहाँ से कहाँ तक होता है, तो हमारा जो अर्थ है, अर्थ सरफेस से लगभग 10,000 किलोमीटर का जो एयर है, ठीक है, उसको हम अपना वायुमंडल मानते हैं, क्योंकि हमें उतना ही एरिया जो है कि इफेक्ट करता है ज्यादातर। और ये 5 लेयर में डिवाइड होता है। आपको पता होगा, अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे भी, कि ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटो, मीजो, आयनो, एक्सोस्फीयर, ठीक है। ये हमारा
अबायोटिक कंपोनेंट है जो कि एटमॉस्फेयर से संबंधित है। उसके बाद अगला हमारा जो है कि है हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल, जो वाटर बॉडीज से संबंधित है, समुद्र, झील, नदियां, तालाब, जहां भी पानी वाला जो हिस्सा है उसको हम अपना जलमंडल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे खास तौर पे 3 मंडल हो गए। लेकिन बहुत सारे पीसीएस एग्जाम में भी ये पूछ लेता है कि जैव मंडल किन से मिलकर के बनता है। तो जैव मंडल जो होता है वो मंडल जहाँ पे जीव रहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट पाए जाते हैं, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल जो आते हैं जहाँ पे, उस मंडल को हम जैव मंडल बोलते हैं। और जैव मंडल जो होता है इन तीनों मंडल के कॉम्बिनेशन से बनता है, ये कोई अलग से मंडल नहीं है, इन्हीं तीनों का कॉम्बिनेशन रूप है जो वैसी को जैव मंडल बोलते हैं। जैसे कोई जंगल हो गया, जंगल वाला एरिया हो गया जहाँ पे प्लांट्स हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, ठीक है, और भी छोटे छोटे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सभी जो है एक साथ जो जीव जंतु हैं, इन्हीं को हम सामूहिक रूप से, ठीक है, जैव मंडल बोलते हैं या बायोस्फीयर बोलते हैं। और ये सभी सभी कहीं न कहीं वायुमंडल, ठीक है, और स्थल मंडल और जल मंडल के से मिलकर के ही बनते हैं। जैसे कोई प्लांट हो गया, ये जैव मंडल का हिस्सा है। आप देखेंगे तो ये जो है वायुमंडल से हवा जो है कि एक्सचेंज करेंगे, अर्थ से जो है कहीं न कहीं अपना न्यूट्रिशन लेंगे, और वाटर इनको चाहिए ही। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कहीं न कहीं हमारा जो इन्वायरमेंट है इन्हीं 4 मंडलों से मिलकर के बनता है। तो ये समझ में आ गया कि रिसोर्सेस कौन से हैं जो हमारे बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट के हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगला टॉपिक हमारा है स्ट्रक्चर, यानी कि इन्वायरमेंट का स्ट्रक्चर क्या है। तो हमने अभी इसको पढ़ा है कि ये 3 चीजों से मिलकर बनता है, बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट और कल्चरल। और इसमें हम देखेंगे बायोटिक में प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अबायोटिक में अजैविक जिसे बोलते हैं, सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, और एटमॉस्फेयर वाटर के बारे में पढ़ेंगे। और कल्चरल में हमारा जो आता है वो सोशल हो जाएगा, और पॉलिटिकल और जो भी होगा कल्चरल, वो सब सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसका बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं, और जो है उनके बारे में क्या डिटेल्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे जो इन्वायरमेंट के बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट पे। तो अभी बात करते हैं पहले बायोटिक कंपोनेंट पे। देखिए, बायोटिक कंपोनेंट का अर्थ होता है जैविक घटक, यानी कि वे जो सजीव हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म ये सभी। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं कि जैविक घटक में खास तौर पे कौन कौन से आते हैं। तो पहला हम बात करते हैं प्लांट्स की। ठीक है, और प्लांट्स जो है बायोटिक कंपोनेंट होता है। और प्लांट्स जो है कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो यहाँ से 2 तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पहले छोटे मोटे एग्जामों में तो पूछते हैं कि स्वपोषी क्या है, और जो फोटोसिंथेसिस है ये क्या है, ये सब सारी चीजें पूछी जाती थी। हालांकि अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, जिसपे हम अभी आगे बात करेंगे। तो प्लांट्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं स्वपोषी और एक होते हैं परपोषी। खास तौर पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्लांट्स तो जनरली स्वपोषी ही होते हैं, यानी कि ऑटोट्रोफिक होते हैं, यानी कि अपना भोजन वो खुद बनाते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, पानी यूज होता है, और इससे बनता है हमारा ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन हमें मिलती है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बनाते हैं ग्लूकोज के रूप में, जो कि उनके जो है कि पत्तियों में और भी बाकी जगह स्टोर हो जाता है, और ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो हेट्रोट्रोफिक होते हैं, या इसको बोल लीजिए इम्नोओरस, ठीक है, यानी कि वे प्लांट्स जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, या फिर वो पूरी तरीके से जो है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया नहीं करते हैं, जिससे उनके अंदर सभी पोषक तत्व जो है नहीं मिल पाते हैं, या फिर वे प्लांट्स जहाँ पे नाइट्रोजन या और भी जो पोषक तत्व पौधों के लिए जरूरी होता है, जो अर्थ होती है, जो मिट्टी होती है, वहां से वो नहीं ले पाते या इन्वायरमेंट से नहीं ले पाते, तो वहां के जो प्लांट्स होते हैं खास तौर पे परपोषी होते हैं, या इनको इम्नोओरस बोलते हैं। ये करते क्या है, अपने भोजन के लिए जो अपने आसपास के जो कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े, जब इनके ऊपर आते हैं
तो ये उनको अलग अलग तरीके से खा लेते हैं और खाने के बाद अपना पोषण जो है पूरा करते हैं। जैसे अभी कई सारे एग्जाम में पूछा गया था कि वे पौधे जो मांसाहारी हैं यानी जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो इनमें से जो है कि कुछ न कुछ आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे। 5-6 प्लांट्स जो है आपको याद कर लेने हैं। जैसे निपेंथेस, ये जो है एक प्लांट है, ये क्या करता है कि ये जब इसके ऊपर कीड़े बैठते हैं तो कहीं ना कहीं ये उन्हें पकड़ के खा लेता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसके पास दांत होता है खा लेता है, ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसको जो है कुछ स्लाइवा जैसा चीजें सीक्रेट करके उसे गला देता है और धीरे धीरे उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे आप देखेंगे इसका शेप गिलास जैसा होता है, कप जैसा, और इसमें जो है एक टोपी लगी होती है ऐसी, और जैसे इसमें कोई कीड़ा अगर जाता है ना तो ये इसको बंद कर लेता है, और बंद करने के बाद क्या होता है कि ये उससे धीरे धीरे उसी में एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा है, आप देखेंगे जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, ये क्या करता है, एक ना तितली नुमा फूल वाला पौधा होता है, ये ऐसा होता है। ठीक है, अगर इस पे कोई कीड़ा अगर इसमें आ जाता है इस पे या इस पे, तो कहीं ना कहीं ये इसके यहाँ कांटे लगे होते हैं और ये इस तरह से ब्लॉक कर लेता है। इसको बोलते हैं हम जो है वीनस फ्लाई ट्रैप। तो इसी तरह से बाकी भी पौधे हैं, देखिए जैसे बटरवर्ट है, ब्लेडरवर्ट है, पीचर प्लांट है, स्टेंडियो है। तो ये सभी जो प्लांट्स हैं ये कहीं ना कहीं इंसेक्ट्स को यानी कि कीड़े मकोड़ों को खा करके अपना भोजन जो है बनाते हैं या भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने बायोटिक कंपोनेंट्स में प्लांट्स देखा। प्लांट्स में हमने देखा कि जो ऑटोट्रोफिक पौधे और प्लांट्स होते हैं यानी कि स्वपोषी पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जो है अपना भोजन बना लेते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। ठीक, और कीड़े मकोड़ों को क्यों खाते हैं, क्योंकि ये अपना नाइट्रोजन या फिर और भी जो पोषक तत्व है उसको उसकी पूर्ति करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं हमारा दूसरा जो है बायोटिक कंपोनेंट है जिसमें ऑर्गेनिज्म आते हैं यानी कि जीव आते हैं। अब जीव जो होते हैं पोषक तत्व के आधार पे ये भी दो तरीके से जो है डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है, देखिए जीवों में खास तौर पे हम सब जानते हैं कि जितने भी जीव होते हैं वो खास तौर पे जो है हेटेरोट्रोफिक होते हैं यानी कि परपोषी होते हैं। अपने पोषण के लिए अपने भोजन के लिए एक किसी न किसी अन्य चीजों पे, जीवों पे या फिर प्लांट्स पे निर्भर होते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है, ये वहां से बनता है कि अच्छा वे जीव बताइए जो कि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे में खास तौर पे बड़े जीव तो नहीं, लेकिन कुछ जैसे बैक्टीरिया हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गया, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन हो गए, एल्गी हो गए। तो ये जो माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, ये कहीं ना कहीं ये फोटोसिंथेसिस करने के योग्य होते हैं, इसलिए ये जीव भी अपना भोजन बना लेते हैं। तो यही 2-3 नाम जो है खास तौर पे आपको याद रखने होते हैं। पोषक तत्व के आधार पर जीवों को और हम 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। जैसे आप देखेंगे तो सैप्रोफाइट्स जिनको हम मृत जीवी बोलते हैं। अब मृत जीवी यानी कि वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि कहीं न कहीं किसी और जो है जीव पे डिपेंड होते हैं, मरे हुए जीवों पे डिपेंड होते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि कभी कभी चूहा वगैरह अगर मर जाते हैं ना तो कुछ दिन के बाद क्या होता है, उसमें छोटे छोटे सफेद सफेद कीड़े पड़ जाते हैं। वे कीड़े कहाँ से आते हैं, उसी में कहीं न कहीं जनरेट होते हैं, उसी में उत्पन्न होते हैं और उसी को खा के खत्म कर देते हैं। तो मरे हुए जीवों पे जिनका पोषण आधारित होता है उनको खास तौर पे मृत जीवी बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया। आगे देखेंगे तो हमारा ऑर्गेनिज्म में एक जीव है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स को हम बोलते हैं परजीवी। परजीवी का अर्थ होता है जो दूसरों के ऊपर निर्भर हो अपने भोजन के लिए। जैसे देखिए मृत जीवी परजीवी में बस बहुत थोड़ा ही अंतर होता है, ये मरे हुए जीवों पे डिपेंड होते हैं और ये जो है जिंदा लोगों पे डिपेंड होते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे आप देखे होंगे जू जो महिलाएं होती हैं खास तौर पे उनके सर में पड़ता है। ठीक है, आप कुकुरढिल्ला सुने हैं, एक ना कीड़ा होता है कुत्तों के ऊपर पड़ा रहता है, और भी कुछ छोटे छोटे जीव होते हैं उनमें। तो ये सब क्या करते हैं, वहां से अपना भोजन अपना पोषण लेते रहते हैं। ठीक है, तो एक पैरासाइट्स यानी परजीवी के तहत आते हैं। खटमल आपने शायद ना देखा हो, ये बेड में होता है छोटा छोटा कीड़ा और खून चूसता है लोगों का। और उसी तरह से जोंक है,
जोंक एक जीव होता है जो कहीं ना कहीं तालाब वगैरह में खास तौर पे रहता है, नदी वगैरह में। अगर आप वहां पे जाते हैं तो आप देखेंगे कि कभी कभी वो चिपक जाते हैं, इतना बड़ा बड़ा होते हैं सब, उनमें बोन्स नहीं होती हैं, केचुआ जैसा होता है, और वो जो है चिपक के खून चूसते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दूसरे जीवों पे डिपेंड है अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए। तो कहीं ना कहीं इनको हम परजीवी बोल देते हैं। आगे देखिए हमारा तीसरा जो है होलोजोइक है, जिसको प्राणी समभोजी बोलते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म में ये प्राणी समभोजी है, तो इसको कहीं ना कहीं हम बांटते हैं, तीसरे कैटेगरी में रखते हैं। इसमें कुत्ता, बिल्ली, हम लोग, आदमी और भी बहुत सारे लोग आते हैं जो कि अपना भोजन प्लांट्स और एनिमल दोनों से लेते हैं, और कहीं ना कहीं ये परपोषी ही होते हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि ये ठोस और द्रव सभी रूप में जो है कि दोनों रूप में अपना भोजन लेते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि बायोटिक जो हमारा कंपोनेंट था, जिसमें हमने देखा प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म। एक होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया, कवक जिसमें शामिल किए जाते हैं, और वे क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को तोड़ करके उनको कहीं ना कहीं डिकम्पोज कर देते हैं। इनको डिकम्पोजर के रूप में भी जानते हैं। जैसे आप देखे होंगे कहीं कुत्ता उत्ता मरा है, फिर कुछ दिन बाद जाएंगे कि वो खत्म हो जाता है, तो वो काम कौन करता है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दो बायोटिक कंपोनेंट्स थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और हम देखते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट यानी कि जैविक घटक, और जैविक घटक जो है जिसमें जान नहीं होती है खास तौर पे। जैसे अबायोटिक कंपोनेंट में सॉयल यानी कि मृदा आती है पहली, क्योंकि यही हम सभी चीजों का बेस है। ठीक है, तो मृदा से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हम थोड़ा सा उस पर बात कर लेंगे। तो देखिए जो सॉयल होती है ये 1 सेंटीमीटर बनाने में, ठीक है, यदि 1 सेंटीमीटर लेयर अगर मिट्टी की बनानी हो तो कहीं न कहीं इसके लिए करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। ठीक है, एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। अब जो है ये मृदा जो बनती है, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। तो पहला फैक्टर तो आप सबको पता है कि वो सामान चाहिए जिससे हमें मिट्टी बनानी हो, तो जिसको हम पेरेंट मटेरियल बोलते हैं। हमें जो है क्लाइमेट चाहिए कि कैसी क्लाइमेट है वहां की मिट्टी भी वैसी बनेगी। फिर हमें पेरेंट्स या बेड रॉक चाहिए जिसपे हमें बेस तैयार करना है। और फिर टेम्परेचर, टाइम, ये सब सारे फैक्टर जो होते हैं सभी मिल करके जो है सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। अभी आप देखेंगे कि अच्छा मिट्टी जो होती है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है। आप एक मुट्ठा जो है मिट्टी उठाइए किसी भी पार्क से, तो आप देखेंगे कि उसमें क्या क्या है। तो उस मिट्टी में 4 कंपोनेंट खास तौर पे होते हैं। देखिए 25% तो मिट्टी में एयर होती है, ठीक है, और 25% जो होता है वाटर होता है। 45% मिनरल्स होते हैं, जैसे उसमें आप देखेंगे तो कार्बन होगा, कैल्शियम होगा, फ्लोराइड होगा, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा। तो बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं जो टोटल मिट्टी का जो है 45% होते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल का अर्थ होता है जिसमें कार्बन खास तौर पे मुख्यतः होते हैं। जैसे सड़ी गली जो पत्तियां होती हैं, जो बाकी जो कंपोनेंट्स आते हैं जैसे छाल हो गई पेड़ों की वो सड़ गई, तो ये सब जो है ऑर्गेनिक मटेरियल आते हैं। तो पूछा जाता है कि सॉइल कंपोजिशन में कौन कौन से जो एलिमेंट्स होते हैं, तो एयर, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल और वाटर का ये कंपोजिशन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं सॉइल प्रोफाइल क्या होती है। सॉइल प्रोफाइल को हम मृदा परिच्छेदिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृदा परिच्छेदिका। अभी क्या है मृदा परिच्छेदिका? क्या है? तो हम कहने का अर्थ है कि मृदा नीचे से लेके ऊपर तक कैसे फॉर्म होती है, उसकी कितनी लेयर होती है, कितनी स्टेज होती है, इसी को हम जब एक डायग्राम के रूप में देखते हैं तो इसको हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका। जैसे अगर आप किसी पार्क में जाइए और वहां पे मिट्टी को खोदना शुरू करिए, तो आप देखेंगे तो सबसे ऊपरी जो लेयर होती है बहुत ही बारीक होती है, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं बड़ा ही भुरभुरी सी होती है। उसको खोदेंगे और नीचे जाएंगे तो थोड़े से बड़े कण आते हैं मिट्टी के, और आप देखेंगे तो उसके नीचे जाएंगे तो और थोड़े से बड़े कण आएंगे, उसके नीचे पत्थर आने लगेंगे। तो इस तरह से जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो लेयर बदलती जाती है, जो पार्टिकल्स की साइज होती है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो उसी को हम सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका बोलते हैं। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे नीचे कौन सी लेयर होती है,
फिर वैसे ऊपर जाएंगे। जैसे पहले सबसे नीचे नीचे वाला जो मिट्टी का एकदम भाग है, जो चट्टान है, उसको हम बेड रॉक बोलते हैं। बेड रॉक मतलब जिसपे सारी चीजें बेस्ड हैं। उसके बाद है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक क्या होती है? जो कि जहां से मिट्टी का फॉर्मेशन होना शुरू होता है, इसको जनक शैल बोलते हैं। अब ये वे पत्थर होते हैं जो आसानी से टूटते हैं, और टूटने के बाद क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल जो है जनरेट करते हैं, और वहां से मिट्टी का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। उसके बाद जो है टूटता है, और कई पार्ट में तो सब सॉयल बोलते हैं, और सब सॉयल टूटेगा तो टॉप सॉयल बोलेंगे। और टॉप सॉयल जो होती है एकदम ऊपरी लेयर होती है, और उसके ऊपर थोड़ी सी जो मोटाई में होता है हमारा, वो ऑर्गेनिक मटेरियल है, जिसको हम खास तौर पे ह्यूमस बोल देते हैं। जैसे आप देखेंगे ना, कहीं की पार्क में जाएंगे और वहां देखेंगे मिट्टी जो है वो काली थोड़ी सी रहती है, तो वो कहीं कहीं वही ह्यूमस होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जो सड़े गड़े पेड़ पौधे इन सब सारी चीजों से बना होता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मिट्टी से पूछ लिया जाता है कि कौन से राज्य में कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं। तो ये देखिए भारत का मैप है, अगर आपको दिख रहा होगा, तो भारत के मैप में हम समझेंगे कि हमारे देश में कौन कौन सी मिट्टियां किस किस राज्य में पाई जाती हैं। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम भारत का ऊपरी हिस्सा देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो उत्तर का जितना भी पहाड़ी एरिया होगा, वहां पे पर्वतीय मिट्टियां पाई जाती हैं, या जो है कि माउंटेनिंग सॉइल पाई जाती हैं। ठीक है। पहाड़ी मिट्टियां कैसी होती हैं? तो इसमें कार्बन की मात्रा, ह्यूमस की मात्रा काफी ज्यादा होती है, क्योंकि आप सबको पता है कि वहाँ बहुत सारे जंगल वंगल होते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ये पर्वतीय मिट्टियां जो होती हैं कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो आप देखेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, इन सभी जगह पे पाई जाती है। ठीक है। आप देखेंगे तो उसके बाद जो है नीचे आएंगे इधर, तो जहां जहां नदियां फ्लो हो रही हैं, तो नदियां जब आती हैं बाढ़ लेके ना, तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारी मिट्टी लाती हैं। तो आप जब बाढ़ चली जाती है तो देखते होंगे दोनों साइड मिट्टी जो है कि इकट्ठा हो जाती है। उस मिट्टी को हम जलोढ़ मृदा बोलते हैं। कहीं न कहीं जल से आई हुई मृदा को हम जलोढ़ मृदा बोल देते हैं। और ये मृदा जो होती है नदियों के किनारे खास तौर पे पाई जाती है। तो ये जो उत्तर जो है कि उत्तर का एरिया है, उत्तर मध्य का जो एरिया है, जहां जहां पे नदियां हैं, ये जो सफेद कलर का दिख रहा है, सभी जगह जलोढ़ मिट्टियां पाई जाती हैं। उसके बाद देखिए राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब का कुछ एरिया हो गया, यहाँ पे जो है हमारी रेतीली या शुष्क मृदा पाई जाती है। ठीक है। उसके नीचे आप आएंगे तो काली या फिर रेंगूर मृदा पाई जाती है। काली मृदा कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश के कुछ एरिया में पाई जाती है। और यहाँ पे जो है कि काली मृदा बहुत ही उपजाऊ होती है गन्ने और कपास के लिए। नीचे देखिए लैटराइट मृदा है। लैटराइट मृदा क्या करती है? इसमें बारिश जहाँ पे बहुत ज्यादा होती है खास तौर पे वहां पे पाई जाती है, और यहाँ पे काजू की खेती बहुत अच्छी होती है। लाल मृदा देखिए कहाँ पाई जाती है? तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वाले एरिया में जो है लाल मृदा पाई जाती है। और लाल मृदा जो इसलिए होती है लाल, क्योंकि वहां पे आयरन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। ठीक है। और इसलिए जो है इसका रंग लाल हो जाता है, और ये इस एरिया में पाई जाती है। ठीक। तो कहने का अर्थ है कि इतनी सारी मिट्टियां जो है हमारे देश में खास तौर पे पाई जाती हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि कौन सी मिट्टी में कौन से पोषक तत्व सबसे ज्यादा है, कौन से कम है। तो बस 1 मिनट में देखिए कि जो जलोढ़ मृदा है यहाँ पे पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम, कैल्शियम, फास्फेट और चूना ज्यादा होता है। नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। आप देखेंगे काली मृदा में जो है आयरन, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम ज्यादा होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस यहाँ भी कम होता है। आप देखेंगे जो यहाँ पे लाल मृदा है, लाल मृदा में आयरन, एल्यूमिनियम, चूना ज्यादा होता है, लेकिन NPK जो कम होता है। लेटराइट मृदा में भी आयरन, एल्यूमिनियम, चूना, पोटाश ज्यादा होता है, लेकिन NPMg कम होता है। ठीक है। तो इतना जो है ये हमारा अबायोटिक कंपोनेंट में जो हमारा सॉइल था यानी मृदा थी उसके बारे में है। ठीक है। तो आज की वीडियो में जो है फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एयर यानी कि वायुमंडल की और वाटर की, जो हमारा अबायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है। तो फिर अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पर्यावरण का ख्याल जरूर रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।